नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया 23 मई से आरंभ कर दी गई है और अतिरिक्त ईवीएम मशीनें भी बालाघाट और मंडला से उपलब्ध कराई गई हैं। ओबीसी आरक्षण के तहत नगर निगम में 1 वार्ड जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसके लिए लॉटरी निकालकर वार्ड क्रमांक 51 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड को ओबीसी के लिए आरक्षित घोषित किया गया है। यानी शहर में ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या अब 20 से बढ़कर 21 हो गई है। नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दलों को आरक्षण प्रक्रिया से अवगत नहीं कराया गया। भारतीय संस्कृति से जुड़े शास्त्रीय और फोक नृत्य की बारीकियों को सीखकर उसमें महारत हासिल कर रहे प्रतिभागियों ने दैनिक भास्कर समर कैंप को हुनर की पाठशाला बताते हुए भास्कर समाचार पत्र समूह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस समर कैंप में उनकी कला को नई ऊंचाइयां मिली हैं। खाद्य तेलों के आसमान छूते भावों के कारण जनता परेशान है। तेल के बढ़ते दामों ने गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। उनकी थाली का खाना बेस्वाद होता जा रहा है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर परिसर को ग्रीन कैंपस में परिवर्तित करने के निर्देश दिए। वहीं सीवर लाइन कार्य को लेकर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द सुधार कराने पर भी जोर दिया है। रेलवे यार्ड में प्रशिक्षु अप्रेंटिस के पद पर कार्यरत नरेंद्र कुमार की कार्य के दौरान हुई मौत से आक्रोशित प्रशिक्षणार्थी अप्रेंटिसों ने डीआरएम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिजनों को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। दुर्गानगर रामपुर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें बंद होने की शिकायत लेकर विद्युत विभाग के रामपुर स्थित आरईएस कार्यालय पहुंचे क्षेत्रीय जनों ने विभागीय कर्मचारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत आला अफसरों से की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मंगलवार की देर रात जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त की। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी दलबल के साथ सड़कों पर उतरे। पुलिस अधिकारियों ने देर रात तक सड़कों पर अकारण घूमते पाए गए लोगों से पूछताछ की, तो वहीं वाहनों की सघन जांच भी की गई। जबलपुर क्रिकेट संघ द्वारा रानीताल स्टेडियम में महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों का नाम वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया है। सड़क हादसे में घायल एक पुलिसकर्मी की नागरा चौक स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी राजेंद्र मसराम अपनी बहन के यहाँ आयोजित समारोह में शामिल होकर जबलपुर लौट रहा था। उसी दौरान देर रात बीजाडांडी के ग्राम डोभी में सड़क हादसा हो गया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया हुई संपन्न। ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 20 से बढ़कर हुई 21। वार्ड क्रमांक 51 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड को भी ओबीसी आरक्षित घोषित किया गया। और कलेक्टर ने एक बार फिर से किया मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने दिए निर्देश। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया 23 मई से आरंभ कर दी गई है और अतिरिक्त ईवीएम मशीनें बालाघाट और मंडला से उपलब्ध कराई गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी श्रृंखला में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है, जो 5 दिनों तक चलेगी। कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि जिले में 1836 ईवीएम मशीनें लगेंगी और अतिरिक्त मशीनें भी मंडला और बालाघाट से बुलवाई गई हैं। के लिए हमको एडिशनल ईवीएम की ज़रूरत था, वो हमको बालाघाट ज़िले से हम लोग प्राप्त हुई है। अभी ईवीएम के FLC है प्रोसेस चल रही है। हम लोग उसमें सारे लोगों का ड्यूटी भी लगाए हैं, सारे लेक्चरर्स और हमारी टेक्निकल टीम बाहर से आए हैं, वो भी आ गए। वो निरंतर प्रक्रिया में है। हम लोग को 5 डेज़ के अंतर्गत सभी ईवीएम को फर्स्ट लेवल चेकिंग है, FLC कराना है।
वो पूरा हम लोग है ना अपेक्षा है कि पूरा प्रॉपरली है ना पूरा करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी। ओबीसी आरक्षण के तहत नगर निगम में एक वार्ड जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसके लिए लॉटरी निकालकर वार्ड क्रमांक 51 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड को ओबीसी घोषित किया गया है। यानी शहर में ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या अब 20 से बढ़कर 21 हो गई है। नगर निगम जबलपुर में ओबीसी वार्डों की संख्या 20 से बढ़ाकर 21 हो गई है। मानस भवन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अर्जरिया और नगर निगम के अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी की उपस्थिति में लॉटरी निकालकर आरक्षण प्रक्रिया संपन्न कराई गई। 13 अनिरीक्षित वार्डों में से लॉटरी निकालकर एक वार्ड रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 51 को ओबीसी के लिए आरक्षित घोषित किया गया। जबलपुर जिले की 3 जो निकाय थे उनमें निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन आ रहा था, जहाँ ओबीसी की जनसंख्या के मान से सीटों का निर्धारण करना था। भेड़ाघाट में पूर्व में 4 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन 50% की सीलिंग लिमिट के कारण वहाँ इस बार केवल अब 1 सीट ही ओबीसी को वर्ग को मिल रहा थी, इसीलिए उसकी प्रक्रिया संपादित की गई है। मझौली में पूर्व में 2 थी, अगर हम इस बार 2 लेते तो 50% की लिमिट से ऊपर चला जाता है, इसीलिए वहाँ पर भी 1 सीट निर्धारित की गई है। और जबलपुर अगर हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 20 सीटें पूर्व से निर्धारित थी, लेकिन यहाँ जो ओबीसी की पॉपुलेशन का रेशो था वो 26 पॉइंट समथिंग था, इसीलिए यहाँ सीट 1 बढ़ना थी। तो जो अनारक्षित वर्ग था, चूंकि आयोग का निर्देश यह था कि जिनके रिजर्वेशन SC ST या वीमेंस में पहले हो चुके हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, तो उसका पालन करते हुए जो अनारक्षित वर्ग हमारे बचते थे वुमेन्स को छोड़ करके, उसमें से आज 13 जो वार्ड थे उनमें से एक नया ड्रा निकाला गया लॉटरी के माध्यम से सभी लोगों के सामने, और वार्ड क्रमांक 51 है वह ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इस प्रकार से आरक्षित वार्ड जो ओबीसी के लिए हैं अब जबलपुर नगर निगम में 21 होंगे। इस प्रकार अब जबलपुर में 79 वार्डों में से अनुसूचित जाति के लिए 11 वार्ड, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वार्ड एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 वार्ड एवं अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 22 वार्ड आरक्षित घोषित कर दिए गए हैं। हमारे नगर पालिका निगम में कुल 79 वार्ड हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 11 आरक्षित हैं, पूर्व से ही ये आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वार्ड आरक्षित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 हैं और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 22 हैं। तो अभी जो नए निर्देश आए हैं उसमें हमें अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 सीट की वृद्धि की जाना है जो पुरुष वर्ग के लिए है। तो जो हमारे अनारक्षित वार्ड हैं 13 वार्ड हैं, उनमें से हम एक लॉटरी पद्धति के माध्यम से 1 सीट का चयन ओबीसी के लिए हम कर रहे हैं, पुरुष वर्ग के लिए। मानस भवन में आयोजित हुई आरक्षण प्रक्रिया में भेड़ाघाट एवं मंझौली नगर पंचायत का भी आरक्षण हुआ। भेड़ाघाट में ओबीसी की 3 सीटें एवं मंझौली में ओबीसी की 1 सीट कम की गई। आरक्षण जनसंख्या के मुताबिक किया गया। नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दलों को आरक्षण प्रक्रिया से अवगत नहीं कराया गया। नगर निगम के चुनाव को लेकर की गई आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस कमेटी ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई आरक्षण की गाइडलाइन से राजनीतिक दलों को अवगत नहीं कराया गया। आरक्षण प्रक्रिया में पालन करते हुए पुनः प्रक्रिया की जाए। जबलपुर नगर निगम के जो वार्डों का आरक्षण था और उसमें जो आरक्षण प्रक्रिया जो यहाँ अपनाई गई, हम कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं सत्येंद्र ज्योति एडवोकेट, टीकाराम कोस्टा एडवोकेट, विशाल यादव जी ने आपत्ति दर्ज कराई है कि ये जो प्रक्रिया वार्डों का आरक्षण के लेकर की गई है यह विधि संगत नहीं है और इसमें पूर्ण पारदर्शिता नहीं बरती गई। सर्वप्रथम तो यह कि हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं, उनको विधिवत सूचना दी जाती है, सूचना नहीं दी गई। आरक्षण की क्या गाइडलाइन थी, किस प्रक्रिया से आपने आरक्षण कराया गया, उससे हमको अवगत नहीं कराया गया। सीधे 13 वार्डों की इन्होंने जो सामान्य के 13 वार्ड से उसकी उन्होंने कापी उठाई और उसमें 1 वार्ड उन्होंने ओबीसी के लिए चिन्हित कर दिया, जो कि विधि के अनुरूप नहीं है। पूरी प्रक्रिया इन्होंने न्याय संगत तरीके से नहीं की, जिसकी हम लोगों ने लिखित आपत्ति उप जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को दी है कि यह प्रक्रिया विधि अनुरूप नहीं है और ये गलत प्रक्रिया है। पूर्व में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश रहते थे कि जो भी कार्रवाई होती थी आरक्षण के मामले में उसकी विधिवत
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सूचना जिला अध्यक्ष महोदय निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जाती थी। परंतु ऐसा क्या कारण है कि सत्ता के निर्देश हैं या शासन अपने मन से कर रहा है? यह प्रश्न हमारा है उन शासन के ऊपर से कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि न तो कोई गाइडलाइन दी गई, और ऊपर से जब हम बात करते हैं वार्डों ओबीसी वार्ड के आरक्षणों की और 2020 में यह आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई, तो ऐसे कितने दिन तक यह लागू रहेगी जिसको मान्य किया गया? यह शासन हमको बताया कांग्रेस को। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अर्जरिया ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से नियमों का पालन किया गया है, पूरी प्रक्रिया दोष रहित है। भारतीय संस्कृति से जुड़े शास्त्रीय और फोक नृत्य की बारीकियों को सीखकर उसमें महारत हासिल कर रहे प्रतिभागियों ने दैनिक भास्कर समर कैंप को हुनर की पाठशाला बताते हुए समाचार पत्र समूह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस समर कैंप में उनकी कला को नई ऊंचाइयां मिली है। दैनिक भास्कर समर कैंप में कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागी विभिन्न कलाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। खास बात यह है कि शास्त्रीय और फोक नृत्य सीखने में बच्चों के साथ ही बड़े भी रुचि दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर से हमारा बहुत रिश्ता पुराना है। हर साल दैनिक भास्कर इतने सालों से समर कैंप चला रहा है और वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। सब लोग यहाँ आते हैं। जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आई तो मैंने देखा कि छोटी सी 5 साल की बच्ची भी है और सीनियर सिटीजन भी है इसमें। तो हम लोग सब मिलकर डांस सीख रहे हैं और शैली धोपे मैडम का तो कमाल ही है। वो बड़ी कुशलता से हमें डांस के कथक के साथ बॉलीवुड का फ्यूज़न करके बहुत अच्छी तरह से गाने और मधुर गीतों पे हम लोगों को डांस की प्रस्तुति सिखा रही हैं। मैम ने हमको राता लंबिया वाले में डांस कराया है और लकड़ी की काठी वाले में डांस कराया है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमने लकड़ी की काठी वाला डांस सीखा है। अब ये जो अच्छी क्लास है हम इसको अच्छे से जो मैम सिखा रही है हम इसको और करना चाह रही हूँ। मैं इसको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ। वहीं अभिभावकों का कहना है कि दैनिक भास्कर समर कैंप का बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि समर कैंप में उन्हें अपने हुनर को तराशने का मौका मिलता है। वहीं स्पोकन इंग्लिश की क्लास में भी बच्चों का खासा रुझान रहा। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए बच्चे पूरी लगन से सीखते नजर आए। खाद्य तेलों के आसमान छूते भावों के कारण जनता परेशान है। तेल के बढ़ते दामों ने गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। उनकी थाली का खाना बेस्वाद होता जा रहा है। 75 और 80 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला खाद्य तेल इन दिनों 155 से लेकर 200 रुपए लीटर तक बिक रहा है। तेल के बढ़ते दामों ने कमजोर परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। किसी भी ब्रांड के तेल का टीन 2700 रुपए से कम नहीं है। लोग आधा लीटर और 1 लीटर का पाउच खरीद कर काम चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि सरकार खाद्य तेलों पर लगाने वाली एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो जनता को राहत मिल सकती है। एक्साइज ड्यूटी खत्म होती है तो तेल में 200 से 300 रुपए के रेट नीचे आ जाएंगे और अभी तो तेल के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं और उसकी वजह से सेल में भी बहुत फ़र्क आया है। लोग एक एक पाउच लेके काम चला रहे हैं। क्या रेट चल रहे हैं तेलों के इस समय? अभी ये समझिए सारे तेल 2700 के ऊपर ही चल रहे हैं। और पाउच में अगर बात करें तो पाउच भी बहुत महंगे हैं। 155-60 रुपये, 155-56 रुपये पर लीटर है। लोगों में क्या आक्रोश है, क्या बोलते हैं लोग जब कस्टमर लेने आते हैं आपसे? उनका तो पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है क्योंकि 10 डबल हो गए हैं। पहले 80 रुपये था, अब 10 सीधा डबल हो गए हैं। जो नॉर्मल घर वाले हैं, जिनकी नॉर्मल पे है, उन लोग काफ़ी परेशान हैं। भैया खाने का तेल तो इतना महंगा चल रहा है इस समय कि पहले अभी लॉकडाउन समय हमने 120-125 में खाया है, जो आज हम 180 में खा रहे हैं। तो ये तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गरीब व्यक्ति आदमी भी जो रोज़ काम करने वाला रोज़ 400-500 रोज़ कमा रहा है, वो 180 रुपये तेल खा पाएगा इस समय क्या?
रोजमर्रा ज़िंदगी जीने वाला आदमी रोज 180 में तेल खाएगा तो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? वो कमर तोड़ महंगाई चल रही है, इसको काबू करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सब्सिडी लाए, तेल की सब्सिडी लानी चाहिए कि मतलब तेल मतलब बहुत सस्ता हो। महंगाई की मार झेल रही जनता का कहना है कि तेलों का रेट यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों को पानी से बगरी सब्जी खाने को मजबूर होना पड़ेगा। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर परिसर को ग्रीन कैंपस में परिवर्तित करने के निर्देश दिए। वहीं सीवर लाइन कार्य को लेकर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द सुधार कराने पर भी जोर दिया है। रेलवे यार्ड में प्रशिक्षु अप्रेंटिस के पद पर कार्यरत नरेंद्र कुमार की कार्य के दौरान हुई मौत से आक्रोशित प्रशिक्षु अप्रेंटिसों ने डीआरएम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिजनों को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। रेलवे यार्ड में बॉक्स एंड डिपोट आरओएच विभाग में प्रशिक्षु अप्रेंटिस के पद पर कार्यरत नरेंद्र कुमार की 23 मई को कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशिक्षु अप्रेंटिसों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव कर दिया और मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और मुआवजा देने की मांग की है। 3 आदमी आ जाओ साथ में। पिछली बार लड़की जा रहे थे तो बाहर से काट जो नारायण भाई है उनको न्याय दे और जो दोषियों उनको मतलब सजा दीजिए। अभी आप डीआरएम से मिलने आए हैं, डीआरएम साहब नहीं मिल रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो क्या कार्रवाई रहेगी? तो हम लोग कल तक यहाँ धरना देंगे अप्रेंटिसशिप छा के जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम लोग यहाँ से हिलने नहीं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 150-200 लोग लगभग। हमारी डिमांड ये है कि नारायण भाई को न्याय इंसाफ मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। जो इसमें एसएससी उनको सब टेक्नीशियन जो भी इसमें संलिप्तता है उसके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ना कि इसको मतलब छुपाया जाए। तो आप क्या किसको देने आए ज्ञापन, क्या करने आए? हम डीआरएम साहब को ज्ञापन देने आए जो कि वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। बार बार उनसे मतलब क्या बोलते हैं निवेदन किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। बार बार इनको अपने आरपीएफ वालों को भेजा जा रहा है भाइयों को कि उनसे आप ज्ञापन ले लीजिए। प्रदर्शन के दौरान आरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की, जिसके कारण हंगामे की भी स्थिति बनी रही। दुर्गानगर रामपुर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें बंद होने की शिकायत लेकर विद्युत विभाग के रामपुर स्थित आरईएस कार्यालय पहुंचे क्षेत्रीय जनों ने विभागीय कर्मचारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत आला अफसरों से की है। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत लेकर लोग सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंचे थे, जहां पर कर्मचारी सुरेंद्र शर्मा ने उनसे कह दिया कि शंकर शाह नगर वार्ड के पूर्व पार्षद से बात कर लो तभी लाइट चालू होगी। विद्युत कर्मी के इस रवैये से नाराज क्षेत्रीय लोग आरईएस के प्रभारी मनोज वैद्य के पास पहुंचे और सुरेंद्र शर्मा की शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी ने सुरेंद्र शर्मा को फटकार लगाई। बिजली कर्मचारी के इस रवैये से स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। ये शंकर शाह वार्ड दुर्गानगर रंगमंच का पास का मामला है। वहाँ स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से बंद है। तो मैंने आरईएस में आके और आरईएस ऑफिसर मनोज वैद्य सर से मैंने शिकायत किया सुरेंद्र शर्मा जी के अगेंस्ट में कि उनको किसी भी सरकारी कर्मचारियों को ये हक नहीं मिलता है कि किसी भी पार्षद का यहाँ प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये माध्यम बन गया है उनके जमावड़े का, जो डायरेक्ट मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो डायरेक्ट भाजपा कार्यकर्ता पहुंचा रहा है जगह जगह, लेकिन ये बिचौलिए पार्टी आके थोड़े से कुटता करके कुटिरचित तरीके से और जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं कि सुरेंद्र शर्मा जी को इस ऑफिस से तत्काल हटाया जाए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मंगलवार की देर रात जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त की। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी दलबल के साथ सड़कों पर उतरे। पुलिस अधिकारियों ने देर रात तक सड़कों पर अकारण घूमते पाए गए लोगों से पूछताछ की, तो वहीं वाहनों की सघन जांच भी की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में मंगलवार की देर रात जिले में कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी दलबल के साथ गश्त करने सड़कों और गली मोहल्लों में निकले। इस दौरान जहां वाहनों की जांच की गई, तो वहीं रात्रि में अकारण सड़कों पर घूमते पाए गए लोगों से पूछताछ की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान अपराधियों और वारंटियों के ठिकानों तक भी पुलिस अधिकारी पहुंचे और वारंटियों सहित 200 से ज्यादा बदमाशों की धरपकड़ भी की।
कल रात को शहर के और देहात के समस्त थाना प्रभारी, सारे CSPs, SDOP, एडिशनल SPs, इनके द्वारा इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया गया था कि अपने थाना क्षेत्रों में जितने भी फरार स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, जमानती वारंट या अगर जिनका जिला बदल हो चुका है वो यहाँ पर घूम रहे हैं, किसी प्रकरण में वांटेड हैं और किसी भी प्रकार के वारंट जो थाने में पेंडिंग है, उन सब की एक साथ धरपकड़ करने के लिए एक सर्च अभियान चलाया गया था। वो कॉम्बिंग गश्त के रूप में था। कॉम्बिंग गश्त के मायने हैं कि सघन रूप से पूरे इलाके को छानना और जितने भी आरोपी अपराधी जो वांटेड हैं, पुलिस जिनको गिरफ्तार करना चाहती है, उनके पकड़ करने के लिए कल पूरी अर्धरात्रि से लेकर सुबह तक सारे लोगों ने कॉम्बिंग गश्त की है और इसमें हर थाना क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे स्थायी वारंट और जो अन्य प्रकार के वारंट हैं वो तामील कराए गए हैं। जबलपुर क्रिकेट संघ द्वारा रानीताल स्टेडियम में महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों का नाम वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया है। अगले साल आयोजित होने वाले महिला IPL में जबलपुर संभाग की भी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की उपस्थिति दर्ज हो सके, इसी मकसद से एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रानीताल स्टेडियम में हो रहा है। जबलपुर में आयोजित महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में संभाग के 6 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों का नाम देश की महान महिलाओं के नाम पर रखा गया है। जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जबलपुर शहर के, उनमें सभी जिलों की बच्चियां भाग ले रही हैं और इसमें हमने लगभग 6 टीमें आमंत्रित करी हैं और सभी टीमें एक दूसरे से आपस में खेलेंगी और जो टेबल में ऊपर टॉप में रहेंगी वह टीम का फाइनल मैच 27 तारीख को आयोजित किया जाएगा यहाँ पर। और यह डे नाइट प्रतियोगिता है, वाइट बॉल और कलर ड्रेस में, और इसमें हमने 6 टीमों के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जिसमें है कि रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति, रानी अवंतिका बाई, रानी नायिका देवी और विजयराज सिंधिया जी, जो कि इस समाज और महाकौशल के लिए जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो हम इसीलिए हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं कि इनका नाम और प्लस महिलाओं को बढ़ावा के लिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है ताकि IPL में उन्हें स्थान प्राप्त हो सके। सड़क हादसे में घायल एक पुलिसकर्मी की नागरथ चौक स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी राजेंद्र मसराम अपनी बहन के यहाँ आयोजित समारोह में शामिल होकर जबलपुर लौट रहा था। उसी दौरान देर रात बीजादांडी के ग्राम डोंगी में सड़क हादसा हो गया। बहन के यहाँ पर आयोजित समारोह से लौट रहे आरक्षक राजेंद्र मसराम की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस एवं परिजनों ने बताया कि राजेंद्र SF 6वीं बटालियन में पदस्थ था और वर्तमान में हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था। यह हादसा देर रात 3:30 बजे बीजादांडी के पास ग्राम डोगी में हुआ, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए नागरथ चौक स्थित निजी अस्पताल लाया गया, जहाँ पर बुधवार की 5 बजे उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हुआ है और ये अपने उदयपुर के आगे डोभी ग्राम है, वहाँ पे करीब रात में 3-3:30 बजे करीब की बात है। कहाँ गए तो कहाँ से लौटे? ये चौक के कार्यक्रम में गए थे वहीं बहन के यहाँ। किसी प्रकार का कोई शक आपको? नहीं सब। जिनका नाम राजेंद्र सिंह मसराम है, वो तहरीर में सड़क दुर्घटना लिखा था, जिसकी तस्दीक हेतु मैं यहाँ पर आया था, तस्दीक किया और तस्दीक करने के बाद जांच में लिया गया है और PM हेतु मेडिकल अस्पताल भेजा जा रहा है। जो भी जांच में आएगा वो खुलासा किया जाएगा। ये हाई कोर्ट में सर्विस करते थे, लेकिन SF में है, 6वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और अपनी बहन के घर किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे। घर वाले लोग का प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब सड़क दुर्घटना ही लग रही है मुझे। बाकी जो PM रिपोर्ट में जो जांच में आएगा वो। घर वाले लोग का आरोप है कि इनको मारा गया? नहीं, घर वालों के मैंने उसके सगे भाई का स्टेटमेंट लिया है, उन्होंने किसी पर कोई शक संदेह नहीं किया।
मृतक के परिजनों ने इस हादसे की जांच कराने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।